जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम अचीवर्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम डेली आप लोगों के लिए अग्निवीर टेक्निकल के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की टेस्ट लेकर आते हैं, जिसमें हम आपसे केमिस्ट्री और फिजिक्स के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिजिक्स के 15 और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन यहाँ पर हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और बहुत ही आसान तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने पर आप बहुत अच्छे से कर सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस टेस्ट को हमारे साथ कंप्लीट करते जाइए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या है। एसआई मात्रक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी के एसआई मात्रक तो आपको पता होना ही चाहिए। तो तापमान का जो एसआई मात्रक है फ्रेंड्स, वो क्या है, केल्विन है, जिसे किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल के से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो जो खाद्य ऊर्जा होती है, फूड एनर्जी, उसको या फिर एनर्जी कोई सी भी हो, उसे किस में मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है। तो जल में जब फ्रेंड्स तैरा जाता है तो जो तैराक होता है वो आगे की ओर बढ़ता है और पानी को पीछे की ओर धकेलता है। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जो होती है, ये जो नियम है, ये कौन सा नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, जो संवेग होता है उसे पी से डिनोट किया जाता है, जो क्या होता है, m इंटू वी। और इन्होंने क्या कहा है, किसका अनुपात, ये तो संवेग हो गया, और वेग का अनुपात, मतलब इसके डिवाइड में अगर हम वेग कर दे तो ये संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग संवेग होता है। और इन्होंने कहा है संवेग और वेग का अनुपात, तो ये वेग से वेग कैंसिल हो गया, तो जो संवेग और वेग का अनुपात मिला वो हमें क्या मिला फ्रेंड्स, m, यानी कि क्या मिला, द्रव्यमान यानी कि मास। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। जब दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाता है तो इसका क्या कारण होता है। तो फ्रेंड्स, दूध से क्रीम अलग करने की जो क्रिया होती है वो कौन से बल के द्वारा संभव होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्री बल के द्वारा। जब किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाया जाता है तो वस्तु का नियत रहता है। तो फ्रेंड्स, हम सभी को पता है बल क्या होता है, m इंटू ए, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है बल। अब इन्होंने कहा है कि बल नियत है यानी कि फिक्स, यानी कि कांस्टेंट है, इसको फिक्स कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जब बल फिक्स हो जाएगा तो कौन से क्वांटिटी भी फिक्स हो जाएगी, इसमें द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान तो किसी भी वस्तु का फिक्स होता ही है, तो और साथ साथ इसमें क्या फिक्स हो जाएगा, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या नियत हो जाता है, जब बल को नियत कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, तो उसका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन भी नियत हो जाता है। ठोस गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, ठोस गोले के जो केंद्र पर गुरुत्वीय तीव्रता होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। और गुरुत्वीय तीव्रता का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, G इज इक्वल टू कैपिटल GM डिवाइड बाय R³ इंटू एक्स। तो यहाँ पर जो ये एक ठोस गोले की बात करें तो ये जो कैपिटल R है ये क्या है, उस गोले की त्रिज्या होती है। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये उस वस्तु का ये गोले का द्रव्यमान है, और ये उस वस्तु ही है जो गोले के अंदर रखी हुई है। तो ये जो दूरी है, मान लीजिए ये केंद्र पर नहीं है, किसी पर्टिकुलर दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है जहाँ पर ये तीव्रता होती है, उसकी वैल्यू होती है, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब इन्होंने कहा है कि केंद्र पर, तो केंद्र पर जो ये x की वैल्यू है क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 0 पुट कर देते तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसलिए जो तीव्रता होती है गुरुत्वीय क्षेत्र की, वो केंद्र पर कितनी होती है, 0 होती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, जब वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है, यानी गिराने के लिए स्टार्ट किया जाता है, तब उसमें जो कुल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है टोटल एनर्जी। तो जब वो स्थिर है, जब उसे गिराया नहीं जाता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली फ्रेंड्स कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि वो गतिमान अवस्था में नहीं है। उसमें टोटल कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी स्थितिज ऊर्जा होती है। जब उसे गिरा दिया जाता है तो गिराने पर सतह से आने से ठीक पहले उसमें कौन टोटल एनर्जी क्या क्या होगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 हो जाएगी, टोटल एनर्जी उसमें कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि वो पूरी तरह से गतिमान अवस्था में है, तो उसमें बिल्कुल स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, 0 हो जाती है।
तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो टोटल एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। पहले जो टोटल एनर्जी थी वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी थी, और बीच जो गिरने से पहले जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा होती है ना तो उत्पन्न हो रही है यहाँ पर और ना ही नष्ट हो रही है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की जो कुल ऊर्जा होती है वो तो ना तो बढ़ती है ना घटती है, क्या रहती है, वो फिक्स रहती है, नियत रहती है। नेत्रदान में निम्नलिखित में से दाता की आंख कौन सा अवयव उपयोग में आता है? तो फिर जब भी नेत्रदान किया जाता है तो जो दाता की आंख का कौन सा पार्ट, कॉर्निया यानी कि नेत्र पटल जो होता है वो अवयव ही उपयोग में आता है। ये आप जो चित्र में देख पा रहे हैं, ये ऊपर की जो पारदर्शी झिल्ली है ये क्या है, कॉर्निया है फ्रेंड्स। और इसका काम क्या होता है, ये लिमिट करता है कि कितनी क्वांटिटी लाइट की हमारी आंखों में प्रवेश करना चाहिए, ये काम होता है कॉर्निया का। एक पारदर्शी झिल्ली होती है। निम्नलिखित में से किस ताप स्केल पर ऋणात्मक ताप संभव नहीं है? तो फ्रेंड्स जो केल्विन स्केल है उसमें जो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 0 होता है, जो कि किसके बराबर होता है, -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। क्योंकि और इससे नीचे ताप संभव नहीं है। इसी ताप पर अणुओं की जो गति है शून्य हो जाती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ताप पर अणुओं की गति शून्य हो जाती है, -273 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बात करें तो 0 डिग्री केल्विन। तो जो केल्विन स्केल होती है फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, ऋणात्मक ताप संभव नहीं है। मुक्त रूप से लटकती हुई चुंबक सुई तथा अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है। तो जो भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनता है मुक्त रूप से लटकती हुई चुंबक की सुई में, क्वेश्चन ध्यान रखना आप, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक सुई का भौगोलिक अक्ष के साथ आपको कोण पूछा गया है, तो वो कितना होता है फ्रेंड्स, 18 डिग्री का होता है। चुंबक में चुंबकत्व तो सर्वाधिक होता है। तो फ्रेंड्स ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है चुंबक है, और इस चुंबक में क्या होता है, ये चुंबक रेखाएं जो होती है नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ जाती है। इधर से निकलकर इधर जाती है और इधर से निकल फिर इधर आती रहती है। इस तरह से चुंबकीय रेखाएं यहाँ पर निकलती रहती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाते हैं तो जो चुंबकीय रेखा हैं उनकी सघनता क्या होती है फ्रेंड्स, कम होती जाती है। और ये जो ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ पोल जो ध्रुव है, ये पोल्स हैं, इन पर सबसे ज़्यादा सघन दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा निकलती है चुंबकीय रेखाएं। इन्होंने क्या कहा है, चुंबकत्व तो सबसे अधिक कहाँ होगा, जहाँ पर चुंबकीय रेखाएं सबसे ज़्यादा सघन होगी। तो सघन कहाँ पर दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, ध्रुवों पर। तो सबसे ज़्यादा चुंबकत्व कहाँ पर होगा, एट द पोल्स। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स इसमें कि चुंबकत्व 0 कहाँ होता है, 0 कहाँ होता है, या फिर सबसे कम कहाँ होता है। तो हम जिस तरह से चित्र में देख पा रहे हैं कि इसका जो सेंटर है यहाँ पर सघनता कम होती है, तो वहाँ पर चुंबकत्व कम होता जाता है या फिर 0 हो जाता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो फ्रेंड्स विद्युत मोटर में क्या करती है, विद्युत ऊर्जा से कुछ ना कुछ काम किया जाता है, कुछ ना कुछ काम उससे एक काम किया जाता है, मैकेनिकल वर्क किया जाता है। इसलिए जो ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में। ट्रांसफार्मर बदलता है, तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर क्या बदलता है, तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर जो होता है उसका काम ही क्या होता है कि यह वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता है। वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का काम ट्रांसफार्मर का होता है हमारी नीड के अकॉर्डिंग। इसलिए ये क्या बदलता है, ये वोल्टेज को अप या डाउन करता है। ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि के वेग में क्या परिवर्तन आता है? तो फ्रेंड्स हमें पता है कि ध्वनि के संचरण के लिए, गति करने के लिए ध्वनि को किसके माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो माध्यम के कण है वो ज़्यादा गतिशील अवस्था में हो जाते हैं, ज़्यादा कंपन करने लगते हैं, इससे उनकी गति बढ़ने लगती है। तो जिससे क्या होगा, जो ध्वनि का वेग है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है मिश्रण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों का जो वो होता है, मिक्सचर होता है, उसे मिश्रण कहा जाता है। अब इन सभी में अगर हम देखें, ये चित्र में आप देख पा रहे होंगे चीनी का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये मिश्रण है, इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या हुआ, मिश्रण हुआ। अब बात कर लेते हैं कॉमन साल्ट यानी साधारण नमक की, जो इसका फॉर्मूला क्या होता है NaCl। इसमें भी है सोडियम और क्लोराइड, तो ये भी क्या हुआ, एक तरह से मिश्रण हुआ। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला भी ये होता है, ये भी क्या है, कैल्शियम,
सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन सभी का क्या है, मिक्सचर है, मिश्रण है। अब बात करते हैं हीरा की। तो हीरा क्या है, शुद्ध रूप है कार्बन का। ये क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन ही होता है, इसलिए किसी का मिश्रण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन थर्ड। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो फ्रेंड्स जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है मास नंबर या फिर द्रव्यमान संख्या। और अगर परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, परमाणु क्रमांक। तो जो इन्होंने क्या पूछा है कि न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या है, तो द्रव्यमान जो संख्या है फ्रेंड्स वो क्या होती है, कभी कभी क्या हो जाती है, परमाणु संख्या के बराबर हो जाती है या फिर उससे अधिक भी हो जाती है। कम नहीं होती है, अधिक भी नहीं होती है, वो क्या होती है, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक हो जाती है, कभी उसके बराबर हो जाती है। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगी। तो ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, +1 का मतलब है कितने दे दिए हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन की बात करें तो ये है Cl2, इसका फॉर्मूला होता है। इसकी अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालें, किसी की भी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना, तो उसे क्या मान लिया जाता है, यहाँ पर ये एक ही है इसलिए इसको x मान लिया, यहाँ पर 2 है इसलिए 2x = 0। तो यहाँ पर इसकी x की वैल्यू कितनी मिली फ्रेंड्स, 0 मिली। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है उसकी तो ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। अब जिंक क्लोराइड में देख लेते हैं, ZnCl2 में, ZnCl2 में अगर हम निकालते हैं तो जिंक की कितनी होती है फ्रेंड्स, +2 होती है, प्लस क्लोरीन की हमें पता नहीं है, क्लोरीन की पूछे इसलिए x मान लेते हैं, 2 क्लोरीन है इसलिए 2 है =0। यहाँ पर ये 2x हो जाएगा, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी, -1 मिली। तो यहाँ पर कितनी है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, -1। हाइपोक्लोरस अम्ल में देख लेते हैं, HOCl में हाइड्रोजन की +1 होती है, प्लस जो ऑक्सीजन है उसकी कितनी होती है, -2, और क्लोरीन की पूछी उसकी x मान लेते हैं =0। ये हो जाएगा -1 + x =0। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिली, 1। यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, 1 है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भी देख लेते हैं, इसकी भी पूछ ली जाती है। ये होता है HCl, हाइड्रोजन की +1 होती है, क्लोरीन की पूछी है पता नहीं, =0। तो x की वैल्यू कितनी मिली, -1। तो यहाँ पर कितनी है, -1। अब इन्होंने क्या पूछा है कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 किस में होती है, इसमें 0 है, इसमें -1 है, इसमें 1 और इसमें -1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। हाइपोक्लोरस अम्ल जो होता है उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है क्लोरीन की +1 होती है। निम्नलिखित में से कौन क्रियाशील को सही दर्शाता है। तो जो फ्रेंड्स आपको बता दूं, यहाँ पर एक चार्ट है, ये इसमें क्रियाशीलता दर्शा रहा है। नीचे से ऊपर की ओर जाने पर ज़्यादा रिएक्टिव जो तत्व है वो मिलेंगे और नीचे आने पर कम मिलेंगे। तो हम हमारे जो क्वेश्चन है उसमें देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है, आयरन है और कॉपर है और सिल्वर है, ये तीनों का इन्होंने कंपैरिजन पूछा है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है फ्रेंड्स, आयरन, और उससे कम रिएक्टिव कौन सा है, कॉपर है, और उससे कम रिएक्टिव कौन सा है, सिल्वर है। तो ये जो सही क्रम है ये कौन सा दर्शा रहा है, ऑप्शन थर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है। तो सर्वाधिक जो गैसीय तत्व पाए जाते हैं फ्रेंड्स वो कौन से वर्ग में पाए जाते हैं, शून्य वर्ग में। कार्बन के जिस अपरूप में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वह है। तो फ्रेंड्स कार्बन में जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि इसमें क्या होता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक भी माना जाता है। बाकी सब विद्युत के कुचालक होते हैं। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है। नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रेंड्स कहाँ से मिलते हैं, ये कच्चे तेल से यानी कि क्रूड ऑयल से। सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः जाना जाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl है, ये क्या होता है, सामान्यतः नमक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, नमक के रूप में एज अ कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य यानी कि डक्टाइल होती है। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो तन्य धातु है वो कौन सी होती है, सोना होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में बंध होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO में कौन सा बंध पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ये आयन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान से बनता है। और किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, मैग्नीशियम का अगर हम देखते हैं इसमें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन का देखें तो इसमें 2 6 यानी कि लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है और Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इस तरह से इसका जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाता है। तो किसका आदान प्रदान हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, आयंस का हुआ है,
इसलिए जो Mg क्या हो जाएगा 2+ हो जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर 2- ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है। यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हुआ है, इसलिए इसमें क्या बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है। तो फ्रेंड्स, हम डेली आपके लिए अग्निवीर टेक्निकल के 25 क्वेश्चंस लेकर आते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।